भारत अत्यंत प्राचीन देश है। इसका इतिहास गौरवशाली रहा है। भारत समृद्ध संस्कृति, विरासत और उच्च ज्ञान के लिए पूरे विश्व में वंदनीय है। भारत को गौरवशाली बनाने में हमारे वैज्ञानिकों का भी विशेष योगदान है। भारत के अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अमूल्य ज्ञान से हमारे जीवन को सुगम और सरल बनाया है। उनके द्वारा किए गए आविष्कारों से हम सब का जीवन पहले से बेहतर हुआ है और कार्यप्रणाली अधिक आसान हुई है। ऐसे ही वंदनीय वैज्ञानिकों को पुनः याद करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रेष्ठ अभियंता, भारतीय औद्योगिक विकास के जनक डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में हुआ था, जो सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री था, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाते थे। उनकी माता का नाम वेंकटम्मा था। माता पिता दोनों ही धर्मपरायण थे। बालक विश्वेश्वरैया ने बचपन से ही देश की परंपरा और सभ्यता का आदर करना सीखा। गरीबी के कारण अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने गांव में ही प्राप्त की। परिश्रमी तथा मेधावी विश्वेश्वरैया आगे हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए बंगलौर आए और सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लिया। इस दौरान उन्होंने बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1881 में बीए की परीक्षा पास कर ली थी। धन की कमी के कारण वे रहते कहीं थे और सोते कहीं थे। छोटे बच्चों को पढ़ाकर किसी तरह अपना गुजारा कर लेते थे। जब उन्होंने बीए में प्रथम श्रेणी हासिल की तो मैसूर सरकार ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की और वे पूना स्थित साइंस कॉलेज में पढ़ने गए। अब उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर थी। उन्होंने यंत्र शास्त्र का अच्छा अध्ययन किया और 1883 में LCI और FCI की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये परीक्षाएं आज की BE की परीक्षा के समकक्ष मानी जाती हैं। परीक्षाफल घोषित होते ही उनकी धूम मच गई और तत्कालीन बंबई सरकार ने उन्हें सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त कर दिया। उनकी पहली नियुक्ति नासिक में हुई, जहां उन्होंने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से धाक जमा ली। बड़े बड़े अंग्रेज अभियंता उनका लोहा मानने लगे। उनकी पदोन्नति भी होती चली गई और उन्हें आधुनिक तरीके से जल पूर्ति की व्यवस्था करने का कार्य सौंपा गया। बड़े नगरों में जल कहां से लाया जाए, कहां एकत्रित किया जाए और किस तरह वितरित किया जाए, ये उस समय चुनौतीपूर्ण कार्य था। सिंध उस समय बंबई प्रांत का हिस्सा था। उसका एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान था और पानी की भारी समस्या थी। 32 वर्षीय विश्वेश्वरैया को इस व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया। उन्होंने 1894 में सक्खर बांध का निर्माण करके पूरे सिंध के लिए जल की व्यवस्था कर डाली। किसानों के लिए सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था करना और पानी को व्यर्थ न बहने देने के लिए विश्वेश्वरैया ने नई ब्लॉक पद्धति तैयार की और इस्पात के दरवाजों के जरिए पानी के व्यर्थ बहाव को रोका। इससे विश्वेश्वरैया की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। अब वे बेंगलुरु, पूना, मैसूर, कराची, बड़ौदा, ग्वालियर, इंदौर, कोल्हापुर, सांगली, सूरत, नासिक, नागपुर, धारवाड़ आदि नगरों के जल कल की व्यवस्था में जुट गए। हर जगह उन्होंने जल वितरण के लिए वाटर वर्क्स और पानी निकास के लिए नालियों का निर्माण करवाया। तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने विश्वेश्वरैया को जो भी दायित्व सौंपा वे उसे पूरा करते रहे। उनकी पदोन्नति होती गई और वे समस्याएं सुलझाते रहे। उनकी कीर्ति बाहर भी फैलती गई। उस समय अदन बंदरगाह अत्यंत महत्वपूर्ण था। लाल सागर में प्रवेश करने के लिए यहां से गुजरना पड़ता था।
इस बंदरगाह के चारों तरफ रेगिस्तान था। पेयजल के लिए समुद्री जल का आसमन करना पड़ता था। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की नियुक्ति वहां की जल व्यवस्था के लिए की गई। उन्होंने वर्षा जल को एकत्र करके जल पूर्ति का एक और साधन विकसित किया। जब कोल्हापुर के पास झील क्षतिग्रस्त हो गई थी तो शहर के डूबने का खतरा हो गया था। उन्होंने एक अनोखी योजना बनाकर मरम्मत कार्य पूरा करा दिया और शहर बच गया। विश्वेश्वरैया ने अनेक नदियों को बांधा, उनके किनारों पर सुंदर पार्क बनवाए, तमाम इमारतें, पुल और सड़कें बनवाई। उनकी तीव्र गति से पदोन्नति होती गई। एक ओर सराहना करने वालों की बड़ी तादाद थी तो दूसरी ओर जलने वालों की भी कमी न थी। उन्होंने उनके काम के वातावरण को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे त्रस्त होकर विश्वेश्वरैया ने त्यागपत्र दे दिया। 1908 में मात्र 47 वर्ष की आयु में वे नौकरी छोड़कर विदेश चले गए। भारत सरकार उन्हें पूरी पेंशन दे रही थी। तभी उन्हें हैदराबाद के निजाम से तार मिला, जिसमें हैदराबाद स्थित मूसा नदी में आई बाढ़ से शहर को बचाने का अनुरोध किया गया था। देश प्रेमी विश्वेश्वरैया तुरंत लौट आए। उन्होंने न सिर्फ तात्कालीन समस्या का समाधान किया वरन आगे के लिए भी सुरक्षा प्रबंध पूरे कर दिए। नगर के लिए जल और नालियों की व्यवस्था की गई। जो ही हैदराबाद का कार्य पूरा हुआ, मैसूर राज्य के महाराजा कृष्णराव वाडियार ने उन्हें 1909 में मैसूर आमंत्रित किया और राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त किया। मात्र 3 वर्ष बाद उन्हें राज्य का दीवान बना दिया गया। अपने कार्यकाल में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य की काया पलट कर दी। कावेरी नदी पर बनाए गए बांध से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिला और उद्योग धंधों को बिजली। उस समय देश के लिए पनबिजली एक नई चीज थी। उनके काम में बाधाएं भी आई, पर वे अपने रास्ते से डिगे नहीं। बांध निर्माण के दौरान जोरों की बारिश हुई। गांव के गांव पानी से भर गए। मजदूर काम छोड़कर भाग गए। महाराजा मैसूर ने भी कहा काम रोक दो, पर विश्वेश्वरैया नहीं माने। अपना तंबू बांध पर तनवाकर वे 24 घंटे काम देखते रहे और देखते देखते बांध तैयार हो गया। दीवान के रूप में वे सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक काम करते थे। वे निर्धारित समय पर लोगों से मिलते थे। अपने अधिकारियों को जानकारी हासिल करने के लिए गांवों में भेजते थे। फिर वे स्वयं गांव-गांव जाते और खेती के लिए पानी, तालाब, अस्पताल, स्कूलों आदि की व्यवस्था देखते और उन्हें दुरुस्त करते। विश्वेश्वरैया शिक्षा को काफी महत्व देते थे। वे जानते थे कि शिक्षित न होने के कारण गरीब भारतीय अनेक कष्ट उठाते हैं। इस वजह से उन्होंने बड़ी तादाद में विद्यालय खोलने का फैसला किया। जब वे दीवान बने तो राज्य में 4500 स्कूल थे। 6 वर्षों के कार्यकाल में 6500 नए स्कूल खोले गए और स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की तादाद 1,40,000 से बढ़कर 3,66,000 हो गई। उन्होंने लड़कियों के लिए पहला डिग्री कॉलेज स्थापित कराया, साथ में हॉस्टल भी बनवाया। उनके प्रयासों से मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। किसी भारतीय रियासत में स्थित ये पहला विश्वविद्यालय था। बेरोजगारी से निजात पाने के लिए उन्होंने कृषि कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में औद्योगिक स्कूल भी खुलवाए। अनेक उद्योग धंधे जैसे सीमेंट, कागज, इस्पात के कारखाने खोले और बैंक भी स्थापित करवाए। 1918 में उन्होंने दीवान के पद से अवकाश ग्रहण किया। वे विदेश चले गए और जानकारी हासिल करते रहे कि किस प्रकार विदेशों में औद्योगिक उन्नति हो रही है। 2 वर्ष बाद वे जब लौटकर आए तो भारत सरकार ने उन्हें निर्माण संबंधी अनेक समितियों का सदस्य नियुक्त किया। एक ओर उन्हें दिल्ली की दशा सुधारने और निर्माण कराने के लिए दिल्ली राजधानी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया और दूसरी ओर मैसूर राज्य में
भद्रावती कारखाने को सुधारने का दायित्व दिया गया। विश्वेश्वरैया उद्योगों की दशा सुधारने के लिए हर प्रकार के कदम उठाने के लिए तैयार रहते थे। रेशम उद्योग का सुधार करने के लिए उन्होंने इटली और जापान से विशेषज्ञ बुलवाए। दूसरी ओर भद्रावती कारखाने के भारतीय इंजीनियरों को विदेश भेजकर प्रशिक्षण दिलाया ताकि वे कारखाने का पूरा कार्यभार संभाल सकें। 1935 में उन्होंने मैसूर राज्य में ऑटोमोबाइल फैक्ट्री और हवाई जहाज बनाने का कारखाना प्रारंभ करने का काम प्रारंभ किया। उनके द्वारा प्रारंभ की गई हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री ने बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का रूप ले लिया और ऑटोमोबाइल कंपनी ने प्रीमियर ऑटोमोबाइल का। सेवानिवृत्ति के बाद विश्वेश्वरैया ने ज्यादा सफलताएं हासिल की। जहां एक और दिल्ली को नया रूप दिया, वहीं उड़ीसा में नदियों को बांधकर नियंत्रित किया। उनके मार्गदर्शन में दिल्ली, कराची, बड़ौदा, सांगली, भोपाल, पंढरपुर, अहमदनगर, नागपुर, भावनगर, राजकोट, गोवा आदि के नगर निगम और नगर पालिकाएं सुचारू रूप से चलने लगी। विकास के लिए योजना की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, उनका क्रम, धनराशि की आवश्यकता, उनका स्रोत, विशेषज्ञ, कामगारों की संख्या और उनकी पूर्ति आदि की योजना बनाने में विश्वेश्वरैया अत्यंत निपुण थे। नियोजन पर लिखी उनकी पुस्तक 1934 में प्रकाशित हुई। इससे पूर्व वे भारत का पुनर्निर्माण नामक पुस्तक 1920 में लिख चुके थे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया काम करने के साथ साथ लेखन भी करते थे और यह क्रम उनके 98वें वर्ष में भी जारी रहा। जब भद्रावती का इस्पात कारखाना सफल हुआ तो टाटा उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें जमशेदपुर स्थित इस्पात कारखाने का निदेशक नियुक्त किया और यहां वे 1955 तक काम करते रहे। उनकी स्मरण शक्ति गजब की थी। वे लगातार पढ़ते थे और समस्या आने पर उसका हल कौन सी किताब के कौन से पन्ने पर है, ये उन्हें याद रहता था। वे समय के भी पाबंद थे। वे अपने सहकर्मियों को भी देरी के लिए टोक देते थे। वे कभी पक्षपात नहीं करते थे। जब वे दीवान थे तो उनके एक रिश्तेदार ने अपनी सुविधा और 50 रुपए अधिक वाला पद मांगा। विश्वेश्वरैया ने उन्हें इनकार कर दिया, पर कहते हैं कि अपनी ओर से उन्हें वे 100 रुपए माहवार देते रहे। वे अत्यंत सुरुचिपूर्ण, चुस्त दुरुस्त पोशाक पहनते थे और उनकी ये आदत 95वें वर्ष तक जारी रही। वे सवेरे ही तैयार हो जाते और उनके कपड़े शाम तक दुरुस्त रहते, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़ती। वे अक्सर तैयारी के साथ भाषण देते थे। वे स्वयं लिखकर टाइप भी करा लेते थे। बीच बीच में संशोधन भी करते थे। वे कभी भी अनावश्यक या अनुचित बात नहीं बोलते थे। उनकी आयु बढ़ती रही पर साथ में काम भी बढ़ता रहा। 1952 की बात है। विश्वेश्वरैया 92 वर्ष के हो चुके थे। बिहार में गंगा नदी पर पुल बनाने की योजना बन रही थी। गर्मियों के दिन थे। विश्वेश्वरैया को इंजीनियरों के दल के साथ निर्माण स्थल तक जाना था। कार का रास्ता नहीं था। सरकार ने उनकी सुविधा के लिए पालकी की व्यवस्था की, पर वे कार से उतरकर इंजीनियरों के साथ पैदल ही चले गए। वे राजकीय अतिथि गृह में रुकने के बजाय रेलवे कोच में ही रुककर अपना काम कर लेते थे। जब वे मैसूर के दीवान थे तो सिर्फ राजकीय कामों के लिए राजकीय कार का इस्तेमाल करते थे। शेष कामों के लिए अपनी कार का प्रयोग करते थे। जब वे इस्तीफा देने गए तो राजकीय कार में गए पर वापस अपनी कार में आए। उनकी कार्य क्षमता से अंग्रेज भी जलते थे। उनकी योजनाओं का वे मजाक भी बनाते थे। उनके द्वारा मैसूर विश्वविद्यालय और भद्रावती इस्पात कारखाना प्रारंभ करते समय भी ऐसा ही हुआ, पर बाद में सभी की बोलती बंद हो गई।
उन दिनों यूरोपियनों को ज्यादा सम्मान देने का रिवाज था। जब मैसूर में दशहरा होता तो यूरोपीय दर्शकों को बड़ी आरामदेह कुर्सियां मिलती और ज्यादातर भारतीयों को फर्श पर बैठना पड़ता था। दीवान विश्वेश्वरैया ने अगले साल सभी के लिए एक जैसी कुर्सियों का इंतजाम करवाया। राष्ट्रवादी विश्वेश्वरैया सीधे स्वतंत्रता संग्राम में तो नहीं कूदे, पर उन्होंने समय समय पर अंग्रेजों को नीचा दिखाकर और भारतीयों को सम्मान दिलाकर अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य दिया। इस कारण उन्हें विकास कार्यों में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। उन्हें उनके जीवन काल में अनेक सम्मान मिले। 1930 में बंबई विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद लगभग 1 दर्जन विश्वविद्यालयों ने उन्हें विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया। अंग्रेज सरकार ने भी उन्हें सर का खिताब प्रदान किया। आजादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न के अलंकरण से विभूषित किया। इस अवसर पर वे राष्ट्रपति भवन गए और नियमानुसार 3 दिन ठहरे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उनसे और ठहरने का निवेदन करते रहे, पर नियम के पक्के विश्वेश्वरैया को और काम भी करने थे और वे रुके नहीं। विश्वेश्वरैया संयत जीवन व्यतीत करते थे। वे समय पर जागते, समय पर सारा काम करते और समय पर सो जाते थे। अनुशासन प्रिय विश्वेश्वरैया ने काम करते समय उम्र को बहुत पीछे छोड़ दिया। 85 वर्ष की आयु में एक नई मशीन को जांचने के लिए वे लोहे की सीढ़ी पर चढ़ गए थे। वे नियम से सैर और कसरत करते थे और गुस्से से दूर रहते थे। अपनी योग्यता से अंग्रेजों को झुका देने वाले विश्वेश्वरैया अमेरिकी और जापानी लोगों की मेहनत से बहुत प्रभावित थे। वे खुद भी 1 मिनट बर्बाद नहीं करते थे। स्वच्छ और चुस्त दुरुस्त रहने वाले विश्वेश्वरैया को ईश्वर ने लंबी और सक्रिय आयु दी थी। उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया और वे उस समय भी स्वस्थ थे। वे अंतिम समय तक अपने कृतित्व से लोगों को संदेश देते रहे। उन्होंने छात्रों को ज्ञान और प्रकाश दिया, गरीबों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, सरकारी नौकरी करने वालों, समाज सेवियों, देशभक्तों के लिए मिसाल कायम की। एक बार उन्होंने कहा, याद रखिए, अगर आपका काम रेलवे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ झाड़ू लगाना है तो भी आप मिसाल कायम कर सकते हैं। आप अपने प्लेटफॉर्म को इतना स्वच्छ रखें जितना संसार में दूसरे न रख पाएं। 14 अप्रैल 1962 को बेंगलोर में भारत माता का ये वीर सपूत इहलोक त्याग कर परलोक सिधार गया। पूरे देश में जगह जगह उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, आज ऐसा महान व्यक्ति चल बसा जिसने हमारे राष्ट्रीय जीवन के अनेक पहलुओं में अमूल्य योगदान किया है। पानी की धारा को बस में करने वाले महान वैज्ञानिक विश्वेश्वरैया के जीवन को अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com।